कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका फिर से एक बार अभ्यास सीरीज़ के अंदर। जैसे आप लोग जानते हो कि अभ्यास सीरीज़ में हम सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिया है इंडियन पॉलिटी लिया है, और हम इंडियन पॉलिटी को पूरा रिवीजन कर रहे हैं थ्रू MCQs, और पूरी इंडियन पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज बांट रहे हैं। तो आज का जो वीडियोज़ है वो हमारा चैप्टर 3 को कंप्लीट करेगा, जिसका नाम है आर्टिकल एंड द शेड्यूल्स। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। वो हैं 400 से ऊपर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अब 8 शेड्यूल नहीं है, बल्कि अब 12 शेड्यूल कर दिए गए हैं। ओरिजिनल में कितने थे, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, लेकिन अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो 2 का ए भी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वे एस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रिकंस्ट्रक्टिंग एक्ट। 1956 में 14 स्टेट थे और 6 यूटीज थी। अच्छा, कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो हमारे स्टेट्स और यूटी के साथ डील करता है, और कौन सा शेड्यूल है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ द इंडिया, वो है आर्टिकल 3। आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा होगा प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 3 में कि किस तरीके से नया स्टेट को बनाया जाएगा। जो हमारा चैप्टर आएगा वो स्टेट के बारे में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा नया स्टेट को ऐड किया जाता है। ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया, जैसे आप लोग जानते हो कि पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप दे रखा है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। तो जो पार्ट 2 है इसका, है ना, फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 है, और सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वो आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अब देखो, जो ट्रिब्यूनल्स का जो चैप्टर था, ठीक है, यहाँ ट्रिब्यूनल को जो ऐड किया है वो हमारे 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और कौन सा पार्ट है ट्रिब्यूनल का, जो पार्ट होता है हमारा 14 का ए। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ट्रिब्यूनल को ऐड किया था, जिसका आर्टिकल कितना, 323 का ए और 323 का बी। जब हमारे ट्रिब्यूनल पढ़ाया जाएगा, चैप्टर ट्रिब्यूनल को कंप्लीट किया जाएगा, जब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि 323 ए क्या होता है, 323 बी क्या होता है। अभी बस इतना याद रखो, पार्ट 4 का ए में ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है। और कोड आप लोगों ने ऊपर वाला समझ लिया, तो कोड की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज द 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत के बारे में पूछा गया। देखो, मैं पंचायत के बारे में आपको सारे ऊपर से बता देता हूँ। जब हम पंचायत को पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, जो उसमें बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो पंचायत के बारे में बस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स हैं, उसके बारे में पूरा एक बार बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40, ठीक है, फिर उसका 243 से लेके 243 ओ तक, फिर पार्ट 9th, ठीक है, फिर उसके बाद शेड्यूल 11th, पंचायत 40 आर्टिकल 243 से 243 ओ, फिर पार्ट 9th, शेड्यूल 11th, और कौन सा अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है। तो इसमें कौन सा है, पंचायती राज, वो है हमारा पार्ट 9th। पार्ट 10th किससे रिलेटेड है, हमारा शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से। और पार्ट 12th किससे रिलेटेड है, हमारा यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताता है। और पार्ट 12th फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, और पार्ट 11th हमारा यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में। और पार्ट 10th शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के बीच में। और पार्ट 9th पंचायत। अच्छा, पार्ट 9th का ए म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9th का बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज द 3 टायर पंचायत, वही बता दिया मैंने, और सारे पार्ट्स में मैंने बता दिए, रिपीटेशन हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट एंड द चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। UPPCS मेंस 2012 में आ चुका है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। देखो, अभी मैंने बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन और द स्टेट्स हमारे पार्ट 11th के अंदर है। अब देखो, पार्ट 11th के अंदर 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। जो चैप्टर 1 है वो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन के साथ डील करता है, और जो चैप्टर 2 है वो हमारे
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के साथ डील करता है। फिर से सुनो, जो पार्ट 11 है वो हमारे रिलेशनशिप बताता है यूनियन और स्टेट के। यूनियन और स्टेट के क्या रिलेशनशिप है वो हमारे पार्ट 11 के अंदर दे रखे हैं। अब पार्ट 11 में 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर 1 जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस बताता है हमारे यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और चैप्टर 2 जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बताते हैं हमारे यूनियन और स्टेट्स के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफाइज द टेरिटरी। देखो शेड्यूल 1, शेड्यूल आगे जाके पढ़ा जाएगा पूरा, क्वेश्चंस हैं। तो अभी देखो, अभी क्या बोल रहे हैं, नेम ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कौन से शेड्यूल के अंदर स्टेट्स के नेम हैं, वो है शेड्यूल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, स्टेट के नाम थे, सेकंड में सैलरी है और थर्ड में ओथ है। देखो पहला क्या बोलता है, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, बिल्कुल सही है। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी द मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। जो आर्टिकल 60 है, जो आर्टिकल 60 है वो हमारे, जो आर्टिकल 60 है वो हमारे प्रेसिडेंट के ओथ के साथ डील करता है। अच्छा, आर्टिकल 61 हमारे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि क्या प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करते समय, है ना। फॉर्म ऑफ द ओथ टू बी द मेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। तो थर्ड वाला गलत है, आंसर का सी है। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, जो फोर्थ शेड्यूल है वो हमारे एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो जो आगे वाले क्वेश्चंस का भी कर लेते हैं शेड्यूल्स। पॉलिटिकल डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे किन्स में है, 10 शेड्यूल के अंदर, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और पंचायती सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम हमारे शेड्यूल 11 के अंदर है और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया था। लैंग्वेज हमारा शेड्यूल 8 के अंदर है, शेड्यूल 8 के अंदर है जो ओरिजिनल है ना। कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ओरिजिनल कितनी लैंग्वेजेस थी, ओरिजिनल 40 लैंग्वेजेस थी, लेकिन आज 3 अमेंडमेंट करने के बाद 14 से 22 लैंग्वेज हो गई हैं। और एक और चीज़, कौन से पार्ट में है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, कौन सा पार्ट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, वो है पार्ट 17। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। फोर्थ अभी बताया था कि एलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट्स फॉर राज्यसभा, तो फोर्थ का थर्ड, ठीक है। सिक्स्थ मैंने बताया था अभी ट्रैवल एरियाज, शेड्यूल एरिया और ट्रैवल एरिया कौन से पार्ट में है, पार्ट है 10th, शेड्यूल एरिया और ट्रैवल एरिया पार्ट 10th में है। लेकिन शेड्यूल फिफ्थ हमारे शेड्यूल एरिया है। देखो शेड्यूल का एस, पहला एस और फिफ्थ सेम है, तो याद रखना शेड्यूल 5th में शेड्यूल एरियाज है और शेड्यूल 6th के अंदर ट्रैवल एरियाज है। क्वेश्चन है आगे बताऊंगा आपको। तो 6th का आंसर क्या, ट्रैवल एरिया। 8th हमारा लैंग्वेज, मैंने बताया था अभी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज थी ओरिजिनल 14, फिर उसको 22 लैंग्वेज कर दी गई थी, 3 अमेंडमेंट हुए थे। और कौन से पार्ट के साथ डील करता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में मेंशन है, वो है पार्ट 17, 9th लैंड फॉर्म्स। अब देखना कोड 4 तो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ठीक है। देखो अब मैं शेड्यूल 8th की पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। शेड्यूल 8th के अंदर 40 लैंग्वेज थी, लेकिन आगे जाके इसमें 22 लैंग्वेज कर दी गई हैं। मैंने अभी तो आपको बताया कि 3 अमेंडमेंट हुए थे जिसके द्वारा 14 से 22 लैंग्वेज कर दी गई। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो तो हुआ था 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था शेड्यूल 8th के अंदर। फिर जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ है वो हमारे 71, वो हमारा कौन सा हुआ है 71। जो 71 है उसमें 71 के थ्रू हमारे 3 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था शेड्यूल 7th के अंदर। जो 3 लैंग्वेज थी वो था कौन का मन नेपाली, तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं ना, कौन का मन नेपाली, ठीक है। मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71 कौन का मन नेपाली, मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट, दो सन बोर्ड में, ठीक है। मतलब डोगरी, ठीक है, संथली, बोधू और
मैथिली। 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था शेड्यूल 8th में। जो जो 4 लैंग्वेज थी वो थी दो सन बोर्ड में, मतलब डोगरी, संथली, बोडो और मैथिली। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज शेड्यूल 8th के अंदर नहीं है। कौन सा पार्ट है, पार्ट 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग है। 7 शेड्यूल अभी मैंने बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। 8th शेड्यूल लैंग्वेज बताया था अभी। 9th शेड्यूल वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स। आगे क्वेश्चन है, आप चलो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी 9 शेड्यूल से है। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको 9 शेड्यूल पूरा बताता हूँ क्या था क्या। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको मैंने बताया था। तो चारों याद तो कोड आप अपने आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब बात करते हैं 9th शेड्यूल की। देखो भाई, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थे, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो 9th शेड्यूल में क्या होता है, जो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। तो हमारे कुछ लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए, जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब कुछ लैंड रिफॉर्म ऐसे थे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस को वायलेट कर रहे थे। तो उन्होंने एक 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया, जिसमें बोला गया अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन अगर 9th शेड्यूल के अंदर है, 9th शेड्यूल के अंदर मेंशन कर दिया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फिर से समझते हैं आराम से। 9th शेड्यूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन अगर 9th शेड्यूल के अंदर मेंशन है या उसको अंदर डाल दिया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो था 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। लेकिन हमारे 2007 में आई आर कोहलो केस आता है, जिसमें बोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट हमारे 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर से समझो, आई.आर. कोहलो केस आया 2007 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एक्ट या रेगुलेशंस जो हमारे 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया है 24 अप्रैल 1973 के बाद, उसको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट कर दी है 9th शेड्यूल का। तो इसका आंसर क्या है, एलो केस किस शेड्यूल से रिलेटेड है, 9 से। ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। मैंने अभी बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ किससे रिलेटेड है, हमारा 10th से, है ना। अच्छा, सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सेकंड जो शेड्यूल है वो हमारे सैलरी से रिलेटेड है। मुझे एक क्वेश्चन बताना, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वाइस प्रेसिडेंट की शेड्यूल सेकंड के अंदर सैलरी अलाउंस है या नहीं, मेंशन है या नहीं। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, 8th लैंग्वेजेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट। मैंने पहले बताया था शेड्यूल एरिया किसमें, 5 में, शेड्यूल 5th 5 ऐसे बनता है, और शेड्यूल एरिया S, तो S और 5 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, जो शेड्यूल 6th है उसके अंदर हमारे 4 स्टेट्स का मेंशन है कि ट्राइबल एरिया ओनली इन्हीं चारों मतलब जो शेड्यूल 6th है उसके अंदर 4 स्टेट मेंशन है कि ओनली इसी के अंदर ये 4 स्टेट्स के अंदर ही शेड्यूल 6th की मान्यता होगी। वो 4 स्टेट है ATM मतलब आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ATM ऐसे याद रखना, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब देखो आसाम, मेघालय, मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा है, तो इसका 17 का है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ATM अभी बताया था मैंने, ATM है ना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। क्वेश्चन नंबर 19, द constitutional status has given to the पंचायत अंडर आर्टिकल 243। बताया था मैंने 243 से लेके 243 ओ। ठीक है, पहला
पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट के साथ डील करता है, पार्ट 9th, शेड्यूल 11th, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, शेड्यूल 11th के अंदर कितने मैटर्स मेंशन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कितने हैं, 29 मैटर्स, 29 मैटर्स, मतलब शेड्यूल 11th के अंदर 29 मैटर्स मेंशन है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, 243 जी। ठीक है, कौन सा है, 243 का जी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 3112। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, बिल्कुल सही है। 40 ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, अभी पीछे बताया था। 44th यूनिफॉर्म सिविल कोड, 100% सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया के अंदर एक स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, वो कौन सा स्टेट है, बताइएगा। आर्टिकल 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है। जो 48 है वो हमारे रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। तो आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 21 का टी। 22 मैच द फॉलोइंग है, कोर्स मैंने लिखे नहीं है, अगर आपको सारे आर्टिकल्स याद है तो आप तो मैच द फॉलोइंग कर ही दोगे। 124 करता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, मैंने बताया था, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11। 352 एमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, कौन सा पार्ट है जो हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस के साथ डील करता है, वो हमारा है 18, पार्ट 18। ठीक है, 245 यूनियन जुडिशरी। 23 टू एडमिट, वही मैच द फॉलोइंग है, टू एडमिट अ न्यू स्टेट बाय लॉ, आर्टिकल 2। राइट टू इक्वलिटी 14, ये तो बहुत पहले है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, 111। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता कि द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर टू असेंड द बिल, तो कौन सा आर्टिकल होता, वो आर्टिकल होता 200। ठीक है, द पावर ऑफ द गवर्नर टू असेंड द बिल, आर्टिकल 200। अगर ऐसा होता है तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, 111 आर्टिकल। आर्टिकल 24 फॉर्मेशन ऑफ द विलेज पंचायत, वही फॉर्मेशन, आर्टिकल 40। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, अभी बताया था, अब पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, आर्टिकल 48 डील विद द एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। डी सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 14, वही मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आर्टिकल 36 करता है हमारे डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता हूँ आपको, यूनियन काउंसिल ऑफ द स्टेट और यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 74, 75 ये, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 ये याद होना चाहिए। ठीक है, और अमेंडमेंट प्रोसीजर 368। अच्छा, ये बताओ मुझे कि अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है, चैप्टर 2 में मैं करा चुका हूँ। अब आर्टिकल 3 जब अमेंडमेंट प्रोसीजर का जब चैप्टर आएगा जब डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हल्के से केस बता रहा हूँ आपको 368 से रिलेटेड। वो है SGK और 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, SGK क्या है, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, और 24 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 368 से रिलेटेड है और अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है। जब आगे आएगा तो बताऊंगा पूरा ढंग से। आर्टिकल 20, क्वेश्चन नंबर 26 आर्टिकल बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग। 323 ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। देखो आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊँ, ट्रिब्यूनल कौन से पार्ट में है, पार्ट है 14 का ए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। 323 के ए में पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो 3 ट्रिब्यूनल बना सकता है, कैट, सेट और जेट। ये आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बताया तो फिर सब कुछ
दही सा हो जाएगा ना, कचमुच्चू सा हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी नहीं बता रहे, लेकिन 323 में बता दूँगा, कैट सेट चैट। ठीक है। आर्टिकल 324 में 324 हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। 330 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द SC ST इन लोकसभा। बहुत ही अच्छा। देखो, आर्टिकल 330 हमारा डील करता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द SC ST इन द लोकसभा। अगर मैं लोकसभा को काट के लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दूँ तो कौन सा आर्टिकल होगा? वो आर्टिकल होगा 332। ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 332। अगर मैं मान के चलो रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द SC ST इन लोकसभा को काट दूँ और यहाँ पर राज्यसभा लिख दूँ, तो बताओ कौन सा आर्टिकल होगा? ठीक है, मैं बताऊँ, है ही नहीं, क्योंकि जो सीट्स है ना SC ST का, राज्यसभा के अंदर दे नहीं रखा, रिजर्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज़ का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वही 27 है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368। मैंने अभी 3 आपको वो बताए थे, SGK और 24 अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ के आओ, बहुत अच्छे हैं। और नहीं आएगा तो जो हमारा चैप्टर आएगा अमेंडमेंट का, जो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी 280, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। पार्ट कौन सा है एमरजेंसी का? पार्ट कौन सा है? पार्ट है हमारा 18th। ऑल इंडिया सर्विस 312। ये हमारी कुछ स्पेशल पावर है, जो राज्यसभा की जो पावर है ना, स्पेशल पावर, जो पार्लियामेंट आएगी, राज्यसभा की स्पेशल पावर है, लोकसभा की स्पेशल पावर है, जो आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के साथ स्पेशल पावर है किसकी? राज्यसभा की। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 17 बताना है कौन सा मैच सही है। आर्टिकल 17 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नहीं भाई अभी आपने पीछे शायद पढ़ा था हमने, आर्टिकल 14 है हमारा, है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 17 हमारा अनटचबिलिटी का रिलेटेड है। आर्टिकल 78 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, जो पार्लियामेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट का जो वो है आर्टिकल है, वो आर्टिकल 80 से स्टार्ट होता है, राज्यसभा का कंपोजिशन बताता है। जो आर्टिकल 78 है ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 हमारी, ये आर्टिकल 78 बताता है कि ये ड्यूटी है हमारी PM की, कि जितने भी पार्लियामेंट्स के अफेयर्स है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट को दे। फिर से समझो, आर्टिकल 78 हमारे PM को ड्यूटी देता है कि जो भी हमारे पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दें। ठीक है, 78 कहता है। 192 सैलरी अलाउंस ऑफ द पार्लियामेंट्री मेंबर्स, नहीं भाई साहब, ये हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ना। और 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजंस फॉर द हाई कोर्ट फॉर द UTs? 241 आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, कौन से 2 UTs हैं? 2 UTs हैं जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिस पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है अब कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज्ड? इसमें अब ये सारे आर्टिकल्स हैं वो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है। चलो आपको इलेक्शंस के बारे में सारा बता देता हूँ। अच्छा, इलेक्शंस कौन से पार्ट के अंदर है? कौन से पार्ट के अंदर है इलेक्शंस? है वो हमारे 15 के अंदर। जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है? पार्ट 15 में। आर्टिकल 324 हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। आर्टिकल 325 हमारे जनरल इलेक्टोरल रोल के बारे में बताता है। आर्टिकल 326 हमारे अडल्ट सफरेज का मतलब, अडल्ट मतलब 18 और सफरेज का मतलब राइट टू वोट। अडल्ट मतलब 18 से जो अबव है वो, और सफरेज कौन होते हैं? सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। तो आर्टिकल 326 में हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दे रखा है। आर्टिकल 327 में पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकता है। फिर से समझो, आर्टिकल 327 में पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि वो एक्ट के थ्रू कोई एक्ट बना सकता है जिसके थ्रू वो जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट्स लेजिस्लेचर के, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर से समझो, आर्टिकल 327 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके द्वारा वो पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को
रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इसी इसी पावर को यूज़ करके हमारे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 76 हमारा AGI के साथ काम करता है, और 148 हमारे कैग के साथ, 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, और 131 जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 विच, सॉरी यार आर्टिकल 32 बोल रहा हूँ, चलो ठीक है एक बार बताओ आर्टिकल 32 क्या है, ठीक है बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायत बिल्कुल सही है, पंचायत में बताया था पार्ट 9 के म्यूनिसपैलिटी बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल सही है। पार्ट 10 मैंने बताया था शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 किसके साथ डील करता है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के साथ। और ट्रिब्यूनल्स मैंने काफ़ी बता चुका हूँ, 14 का A, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 का बिल्कुल सही है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जब चैप्टर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके कई सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन अभी मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कौन सी कमेटी, ठीक है ये याद होना चाहिए, कौन सा अमेंडमेंट, कितने फंडामेंटल राइट्स, किस किस के लिए अवेलेबल है, जस्टिसेबल है और नॉट, ये सारे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 बिल्कुल सही है, और यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 के साथ, यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है पार्ट 13, नहीं पार्ट 13 है वो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स के साथ है। पार्ट 13 किसके साथ डील करता है, ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्सेस के साथ। और पार्ट 5 हमारे यूनियन गवर्नमेंट के साथ। अब देखो, अब जो पार्ट 5 हमारा यूनियन गवर्नमेंट के साथ, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI है वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स बिल्कुल सही है, पार्ट 14, ठीक है। 14 का A ट्रिब्यूनल, पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, ध्यान रखना। और मैं आपसे पूछूं पार्ट 12 फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, और पार्ट 11 किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग है। पार्ट 15 मैंने बताया था अभी इलेक्शंस का। एमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 12 का, सॉरी पार्ट 18 का। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताया पार्ट 17 का। स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस पार्ट 16 का। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इंटरस्टेट काउंसिल 263 बिल्कुल सही है। फाइनेंस कमीशन 324 नहीं, फाइनेंस कमीशन होता है हमारा 280 के साथ, ठीक है। और 324 मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भैया इतनी बार आ चुका है, 323 का A, समझ रहे हो इसके कितना इंपॉर्टेंस है ट्रिब्यूनल का, हर बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, कोई बात नहीं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 बिल्कुल सही है। तो 35 का आंसर क्या है, B, नॉट करेक्ट बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो डिफेंस यूनियन लिस्ट में है, फॉरेन अफेयर्स बिल्कुल है, रेलवेज बिल्कुल है, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, एग्रीकल्चर किस में, कंकरेंट लिस्ट में है। ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे 5 सब्जेक्ट से जो कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है। इसमें से एक हमारा एग्रीकल्चर था और एक दूसरा हमारा कौन सा था, एजुकेशन भी था। यही क्वेश्चन पूछा है, एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था स्टेट लिस्ट के द्वारा, स्टेट लिस्ट में। तो वो कौन से अमेंडमेंट था, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 9 शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस, मैंने बताया 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। IR कोल्हो केस 2007, और किसकी गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू। 38 पहले बता चुका। 39th क्वेश्चन, consider the following statement. The Parliament of the India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. बिल्कुल सही है। The validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court.
और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, नहीं बिल्कुल गलत है। ये पहले स्टेटमेंट सही था 2007 तक, लेकिन जैसे 2007 के बाद आईहर कोलो केस आया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था जो भी एक्ट और रेगुलेशंस 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए गए हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है हमारे कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लिस्ट का है। अच्छा, शेड्यूल 7 है वो हमारे डिवीजन ऑफ पावर है, जो कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ, ठीक है, डील करता है। देखो, यूनियन लिस्ट है सबसे बड़ा भाई, स्टेट लिस्ट है बीच वाला भाई, और कंकरेंट लिस्ट है हमारा सबसे छोटा भाई। तो ध्यान रखना, तो ऐसे हमारे एंटिटीज़ को याद करने का तरीका है ये। 97 एंटिटीज़ उसको मिलेगी जो सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। स्टेट लिस्ट बीच का है तो 66 एंट्रीज बीच वालों को मिलेगी। सबसे कम कौन है 47, तो 47 सबसे छोटा भाई कौन सा है कंकरेंट लिस्ट, तो 47। जब हमारा स्टेट लिस्ट के बारे में आएगा चैप्टर जब बताया जाएगा, ठीक है। अब लगा लोगे इसको तो आराम से। 41 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट। अच्छा, एक इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग हमारे कंकरेंट लिस्ट में। अब कंकरेंट लिस्ट में अच्छा, जो भी सब्जेक्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट में होते हैं उसको पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो कानून बना सकते हैं। अब इकोनॉमी और सोशल प्लानिंग हमारे कंकरेंट लिस्ट में तो पार्लियामेंट ने इसी के ऊपर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो बॉडी थी, सेटअप इसी के थ्रू सेटअप की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज द टैक्स एंड द फी इज प्रोवाइडेड विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7। देखो, ठीक है, और तो आपने जानते हो आप 9th क्या होता है, 11th क्या होता है, सब जानते हो। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एबोलिशन ऑफ द अनटचबिलिटी, आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है, अभी बताया था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 23 नहीं है, आर्टिकल 22 है, ठीक है। 23 क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और आर्टिकल 24 क्या है, चाइल्ड लेवल को लेके, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा जाएगा, जब बताया जाएगा आर्टिकल 22 के बारे में, मतलब फंडामेंटल राइट्स के सारे अच्छे से हम बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे पूरा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी 29 और 30 याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ NCR, नेशनल कैपिटल रीजन्स, ठीक है। तो वो था हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू NCR बना दिया गया था, NCR की स्टेटस दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, वो है आर्टिकल 32। अगर मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हटाकर अगर मैं हाई कोर्ट कर दूं तो कौन सा आर्टिकल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 201। मैंने बताया था 200, पिछले वाले क्वेश्चन में 200 के बारे में बता रखा है, असेंट टू बिल, ठीक है। 169, आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है, जब आपको पार्लियामेंट पढ़ा जाएगा ना, जब आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बताया जाएगा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएशन और उसका एबोलिशन, फिर से समझो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एबोलिशन और क्रिएशन जो मेंशन है वो हमारे आर्टिकल 169 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत हमारे गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, आर्टिकल 155। अच्छा, मैंने चैप्टर 2 के अंदर ये बता रखा था कि ये वाला प्रोविज़न हमारे किस कंट्री से लिया गया है, आप फिर से अब कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर अंडर विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, गवर्नर कौन सा आर्टिकल गवर्नर को एम्पावर करता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, आर्टिकल 213, ठीक है, आर्टिकल 213। अगर यहाँ पर मैं गवर्नर काट दूँ और यहाँ पर लिख दूँ प्रेसिडेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेजिस्लेचर काट दूँ, यहाँ पर लिख दूँ पार्लियामेंट, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल होगा, फिर से पढ़ो, द
द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब इसका आंसर होगा 213। ठीक है, मतलब आर्टिकल 123 हमारे पार्लियामेंट को, सॉरी, आर्टिकल 123 हमारे प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। ठीक है, पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। बताओ। 61, तो ध्यान रखना 61 और 21 1 है, तो ऐसे रिलेट करके आप पढ़ सकते हो ना। तो 21 ईयर टू 18 ईयर को चेंज कर दिया गया 21। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 21 का ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन। 21 का ए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 का ए को इंसर्ट किया गया था। एक और है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, वो भी हमारे 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट की गई थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आज का सफ़र बस यहीं तक था। हमने सारे के सारे अमेंडमेंट्स पार्ट शेड्यूल करे, मैंने कराने की कोशिश की है। मुझे पता है अभी भी कई सारे पार्ट छूट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम करते रहेंगे आगे, सारे पार्ट्स को हम कवर कर लेंगे और चैप्टर्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पार्ट्स का भी रिवीजन करते रहेंगे। मुझे पता है मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा अभी हेजिटेट हूँ, लेकिन आप, चलो ठीक है, तो नमस्कार जी।